तब अलग अलग हमारे बहुभाषीय राज्य हैं, उनसे बात की गई। तो हमारी भाषाएं जो है बोली और भाषाएं, वो कहते हैं 2 कोस पे बोली बदले और 4 कोस पे वाणी। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। बेजुबान की बात आई तो मुझे याद आ गया कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तुझको इतनी आवाजें दी हैं कि मेरा गला बैठ गया। आपके नाम के पीछे आपका उपनाम होना जरूरी है। तब हमने सोच के अपने पीछे पवन कबीर लगाना शुरू किया। जी जी। बीच में पवन जी हैं, बड़ी खूबसूरत बात है कि पवन जी हैं हमारे बीच में, रोहतक से हैं ये। और कहते हैं ना कि भाई एक छत के नीचे कई सारी सेवाएं। अब वो सेवाएं क्या है आपको बताएंगे, क्योंकि ये बढ़िया एंकरिंग करते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और राइटर बहुत बढ़िया हैं। अगर बात करें तो जितनी भी ये बातें हैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल रूबरू है आपसे। बीच में हमारे बीच में पवन जी है। पवन जी नमस्कार, आपका स्वागत आपका न्यूज़ 7 जी चैनल के अंदर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो न्यूज़ 7 जी ने हमें बुलाया इंटरव्यू के लिए। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि एक छत के नीचे अलग अलग कलाकारी, जब माँ शारदे किसी पे आशीर्वाद रखती है, हाथ रखती है, तो ये सब चीजें अपने आप ही उस व्यक्ति में आ जाती है। अभ्यास से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। जी। यदि आपको पूरा मोटा ग्रंथ दे भी दिया जाए तो ये जरूरी नहीं कि वो ग्रंथ आपको आ जाएगा या आप पढ़ भी लोगे तो उसके बारे में ज्ञान आ जाएगा, नहीं। उसका अभ्यास और उसका अनुसरण जब आप करोगे तब आपको वो चीजें प्राप्त होंगी जो माँ शारदे। देखिए, जब हम कहीं भी जाते थे तो मैं रेलवे में काम करता हूँ, तो मेरे पीछे जो है मेरे सर्टिफिकेट भी लोगों ने रेलवे के हिसाब से, मेरा नाम जो है रेलवे करके सेव करते थे, पवन रेलवे। अरे वो पवन रेलवे भाई को बुला लो। और जो सर्टिफिकेट भी किसी ने सुन के पवन रेलवे के। फिर हमें पता लगा कि भाई हमने लिखना शुरू किया। माँ शारदे ने कृपा की, सिर्फ एंकरिंग और स्टैंड अप कॉमेडी, फिर जो है हम मोटिवेशनल स्पीकर हुए, इधर उधर प्रोग्राम में जाने लगे। लेकिन जब हमने लिखना शुरू किया, जब ये कृपा हमारे ऊपर आई कि हमने लिखने लगे, लिखने वाले का बहुत बड़ा रूप होता है, क्योंकि वो एक नया विचार उत्पन्न होना। सुने हुए को लिख देना बिल्कुल ये छोटी बात होती है, लेकिन आपके नए विचार उत्पन्न होते हैं तब उस कलम में ताकत आती है, और ये बहुत बड़ी चीज होती है। जब माँ शारदे ने ये हमें दिया तो जरूरत पड़ी कि आपके नाम के पीछे तकल्लुस के बिना काम नहीं चलता है। आपके नाम के पीछे आपका उपनाम होना जरूरी है। तब हमने सोच के अपने पीछे पवन कबीर लगाना शुरू किया। जी जी जी। क्योंकि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ वहाँ हमारे गुरु जो है कबीरा हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा दोहे कहे हैं, उन दोहों से ही हमने सीखा है। और आज मैं पवन कबीर के नाम से, मेरा तखल्लुस पवन कबीर है, मैं उसके नाम से जाना जाता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर के। प्रकृति से बड़ा कोई वरदान नहीं है, और अगर कोई माने तो इससे बड़ा कोई भगवान नहीं, क्योंकि 5 तत्व से ही भगवान शब्द बना है। वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, जो आ का डंडा होता है, ऐसे अग्नि, न से नीर। और यही 5 तत्व हमारी प्रकृति के तत्व होते हैं। वही 5 तत्व से शरीर बनता है, और उन्हीं 5 तत्वों की आवश्यकता होती है इसे चलाने की। तो मैं प्रकृति से बड़ी कोई वो नहीं मानता कि ये छटा तो इतनी बढ़िया है कि बस पूछो मत। जी, जैसा कि आपको ये शौक जो लगा, आपको कई सारे गुण आ गए आपके अंदर, तो आपको ये कैसे आए सर? ये सभी के अंदर तो होते नहीं। मेरा लिखे हुए 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि समय और श्रम, श्रम माने परिश्रम, समय और श्रम दान करना पड़ता है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। यूं ही नहीं आ जाते ये तजुर्बे, पहले नुकसान करना पड़ता है। जी जी जी। हमारा नुकसान भी हुआ कई जगह कि भाई किसी चीज के अभ्यास में जब आते हैं गलतियां होती हैं। जी। गलतियों से ही सीखता है। नए नए तरह के इंसानों से मुलाकात होनी शुरू की। 25 साल का मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस है, और थिएटर एक जीवंत सत्य होता है, जीवन का सत्य होता है। उसमें ये गुंजाइश रखी नहीं जाती कि बनावटी उसे दिखाया जाए। यदि बनावटी दिखा रहे हो तो रंगमंच नहीं है। जी बिल्कुल। वहां से 25 साल में जो तजुर्बे आए
तब हमारे अंदर ये परिपक्वता आई और ये आपको देखने को मिल रहा है कि पवन कबीर आज 45 साल में जानने को मिला है, जबकि हम पर्दे के पीछे पहले से बहुत काम करते हैं। पवन जी, आपने इतने मतलब एक कलाकार रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अवार्डेड भी रहे हैं आप, तो कहीं आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम कहीं कैसेट या सीडी के अंदर भी कहीं रिकॉर्ड होए और लोग सुने आपकी जो राइटिंग है या गायकी है या शेर शायरी, कभी हुआ? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा अनिल चौहान जी, जैसे आपने कहा कि हम गायक नहीं हैं। कई कविताओं में मेरा एक मजाहिया रूप होता है कि ना तो मैं शायर हूँ ना शायर का भतीजा हूँ, मैं तो कुछ मिक्स कलाकारी का नतीजा हूँ। जी जी। तो मैं बोलता भी रहता हूँ कि भाई हम गायक नहीं हैं। गायक जो आए हुए हैं, गायक अपना गायकी करते हैं, हमारे गले में सरस्वती तब वो चीज डालेगी जब हम अभ्यास करेंगे गाने का। हम गायक नहीं हैं, हम तो रंगमंच के कलाकार हैं और जो हमारा मोटिवेशनल है, किसी को मोटिवेट करना है, हम उसके खिलाड़ी हैं। तो रंगमंच में आपने कोई विशेष कहीं रंगमंच हुआ हो, उसकी कुछ सुनना चाहेंगे दर्शक हमारे? जी हाँ, मैं 25 साल से उसमें जुड़ा हूँ, स्कूल में, कॉलेज में। इसके अलावा जो है हमारा जो आज प्राइवेट रंगमंच करते हैं, तो तरह तरह की विधाओं में हमने काम किया है। मैं रेलवे की तरफ से 10 बार कर चुका हूँ। रेलवे को इंटरनेशनल लेवल पे हमने फर्स्ट प्राइज दिलवाया हुआ है। जो हमारा बाहर भी प्रोग्राम रहता है, घासीराम कोतवाल, नागमंडल, अश्वत्थामा, तोहता जैसे बड़े बड़े नाटक हमने किए हैं। खुद के लिखे हुए भी नाटक किए हैं। पागल खाना मैंने लिखा था, रेल के लिए जिम्मेदारी लिखी थी। बेजुबान भारत, एक नई चीज आपसे मैं तारुफ कराना चाहूंगा कि आज मैं आपसे पूछता हूँ अपना अनिल जी कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? चलिए आप बताइए, हम बाकी लोगों से बाद में बात करेंगे। भारत की राष्ट्रीय भाषा तो जैसा कि हम मान सकते हैं कि इंजन बोलिए। न्यूज़ 7 जी में स्वागत है। आज हमारे साथ पवन कुमार जी हैं। हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हजारों, हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हजारों, शायद मेरी बस्ती में कदरदान बहुत है, शायद मेरी बस्ती में कदरदान बहुत है। तो आज हम मिलवाएंगे आपको पवन कुमार जी से, जो कि रोहतक में रहते हैं और गुड्स सुपरवाइजर रेलवे में काम करते हैं। नमस्कार संतराम जी, आप बहुत अच्छे हैं। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने न्यूज़ 7 जी के माध्यम से हमारा इंटरव्यू लिया और हमें आकर बड़ी खुशी हुई। आपके इंटरव्यू हम देखते रहते हैं, आपके फॉलोअर भी हैं, सब्सक्राइब भी किया हुआ है चैनल के। गाहे बगाहे आप कोई ना कोई नई मुहिम से जुड़ के आप इंटरव्यू वगैरह बनाते रहते हैं। मैं इसकी बधाई देता हूँ आपको। धन्यवाद पवन जी। इतने अनुभव एक कंठ में कैसे आए? देखिए, ये तो माँ सरस्वती की कृपा है। वो जब मेहरबान होती है तो किस्मत बहुत ही उज्जवल हो जाती है। उसके मेहरबान होने के साथ साथ आपको रियाज की बहुत जरूरत है। अभ्यास कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आज जात दिल पर पड़त निशान। तो जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं या अपने जीवन में उसको अपनाते हैं, तो वो इतना इजी हो जाता है हमारे लिए, इतना सरल हो जाता है। जो आज के समय हमें स्टैंड अप कॉमेडी से मिला है, जो हमें एंकरिंग से मिला है, आप जो जैसे साथियों का जो सानिध्य मिलता है। एक बात और पूछूंगा, आपको इसमें कोई परिवार की तरफ से कोई परेशानी, कोई दिक्कत आई हो? नहीं, मेरे परिवार वाले कभी भी मुझे इस बारे में नहीं रोकते हैं, बल्कि उन लोगों को इस बात का बड़ा गर्व रहता है कि एक घर की पूरी दीवार मेरे मोमेंटों से भरी पड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो आते हैं उसमें मेरे बच्चों को भी एक इंकरेजमेंट मिलती है कि पापा ये इतने इनाम आप कैसे कैसे कहाँ से। जब उन्हें पता लगता है कि स्पोर्ट्स में भी इन्होंने वो किया है, रंगमंच में भी ये इनाम जीत के लाते रहते हैं, और आज 45 साल की उम्र में भी हमारा हर महीने कोई ना कोई किसी इवेंट से कोई ना कोई वो आ जाता है या मोमेंटों की भरमार। मैं यही कह रहा था, मैंने आपका घर देखा है, तो देखो जी, ये जो मोमेंटो वगैरह है, ये कोई खरीद कर नहीं रखता, ये बाजार से खरीद के नहीं लिया जाते, ये कुदरत बख्शी है इनाम, वो आपने हासिल किया है। तो कुछ थोड़ा सा उसके बारे में हो जाए।
खुशबू की कलियां हर बार नहीं खिलती, ये जरूरी नहीं कि हर बार खिले। खुशबू की कलियां हर बार नहीं खिलती। जो नेमतें ये इनामों की हैं, ये बाजारों में नहीं मिलती। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, एक गीत हमारे दर्शकों की नजर हो जाए आपका, कोई सा भी जो आपको पसंद आता है। शबीना अदीब जी की 2-4 लाइनें याद आ रही हैं, यहाँ की हरियाली देख के आपकी। जो हरियाली का माहौल आपने बनाया है और इस इंटरव्यू के लिए जगह चुनी है हमारे साथी अजायब सिंह जी के खेत में, उसके लिए मुझे शबीना अदीब की चंद लाइनें याद आ रही हैं, वो सुनाता हूँ आपको। कि बाहर का ये कैसा दिन है, चलो खेत में टहल के आए। बाहर का ये कैसा दिन है, चलो खेत में टहल के आए। वहाँ की खुशबू है ताजा ताजा, वहाँ की रंगत नई नई है। खामोश हैं लब, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। वाह जी वाह, पवन जी आपने बहुत सुंदर गीत गाया। लेकिन इसके साथ साथ आपके और भी जिंदगी के तजर्बे रहे होंगे। 45 साल की उम्र है, उम्र तो छोटी है लेकिन तजर्बे कुछ ज्यादा लगते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 45 साल के होने के बाद माँ सरस्वती ने हम पे एक और कृपा की कि हमने ऑफिशियल लिखना शुरू कर दिया, प्रोफेशनल रूप में शुरू कर दिया। पहले लिखते थे, पहले तुकबंदी करते थे, फिर इसके बारे में अभी विशारद की है मैंने, संगीत में विशारद जब मैंने कर ली तो उन चीज़ों का मेरे जीवन में आना हुआ। डिक्शन पे काम करना, कैसे बंदिश बनती है, कैसे उसका उच्चारण होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नई सीखने को मिली और ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब हमने सोचा कि अब क्यों ना प्रोफेशनल रूप पे लिखा जाए। तब कई प्रोजेक्ट मिले, कई लोगों से, आप जैसे साथियों से प्रोजेक्ट मिले। नारी शक्ति पे लिख दीजिए, जो आजकल बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं उस पे लिख दीजिए, कभी बुढ़ापे पे लिख दीजिए, कहीं कोई रिटायर हो रहा है उस पे लिख दीजिए, कभी कुछ। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिला था कि हिंदी पे आपके क्या विचार हैं, लिख दीजिए। मेरी आदत ये रही है कि कुछ चुरा के लिखने से अच्छा है कि आप नया विचार लिखें। जब आप नया विचार लिखेंगे तब आपका लेखक होना सार्थक माना जाएगा। आपको बता दूं, जैसे मैं पूछना चाहूँगा, मैंने एक और इंटरव्यू में अपना अनिल चौहान जी से पूछा था कि भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है क्या? भारत की कौन सी राष्ट्रभाषा है, आप बताइए। देखिए, हमें तो हिंदी तक का ज्ञान है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के 99% लोगों से, 99% लोगों से जब आप बात करेंगे कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, तो उसके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा कि उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि वो सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, उसे ज्ञान नहीं है इस बात। आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हर देश की अपनी एक भाषा होती है, अरब की अरबी है, अमेरिका की अमेरिकन है, पाकिस्तान की उर्दू है, हर राष्ट्र की अपनी भाषा है, जापान की जैपनीज है, चाइना की चाइना है, लेकिन भारत की आज तक संविधान में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में दर्ज नहीं है। ये आपके लिए नई जानकारी होगी, लेकिन आप गूगल और जैसे भी उनके बारे में सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा आज भी भारत बेजबान है, अर्थात कि उसकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, आप लोगों के जहन में क्यों जाती है कि हिंदी क्यों है? 1947 को जब भारत आजाद हो गया था तब कैबिनेट की बैठक आई और कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लेने का, निर्णय लेने के लिए वो समिति बिठाई गई कि भाई अब अंग्रेज जा चुके हैं, अब हम अंग्रेजी को क्यों रखे अपने उसमें चलन में, अब हिंदी का जो है हमें चलन शुरू करना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, अपनी भी कोई एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तब अलग अलग हमारे बहुभाषीय राज्य हैं, उनसे बात की गई तो हमारी भाषाएं जो है, बोली और भाषाएं, वो कहते हैं 2 कोस पे बोली बदले और 4 कोस पे वाणी। ये बोलते हैं ना, वाणी और पानी का ऐसा मिला के हम कहते हैं कि जगह जगह अलग अलग बोलियां बोली जाती है। ऐसे ही हमारे राज्य के हिसाब से राज्य भाषाएं हैं। तो आपको हम बता दें कि राज्य भाषा और राजभाषा, इसमें बड़ा फर्क है।
राज्य भाषा वो है जो एक राज्य में बोली जाती है, आपस में अपने आदान प्रदान करने, विचारों के आदान प्रदान के लिए। लेकिन राजभाषा क्या है? राजभाषा वो भाषा होती है जब आप राजकीय काम में, सरकारी काम में कौन सी भाषा यूज करते हैं। आप मुझे आदर देने के लिए पवन जी कह सकते हैं, श्रीमान कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब आपको चिट्ठी पत्री लिखनी पड़ेगी तो वहां 2 ही शब्द यूज होंगे, उसके अलावा होगा ही नहीं। हिंदी में आपके महोदय और श्रीमान ही लिखेंगे आप। वो मैं भी श्रीमान लिखूंगा, आप भी श्रीमान लिखोगे, टोनी जी भी लिखेंगे, अजय जी भी। जब पत्र लिखना होगा महोदय या श्रीमान ही लिखना पड़ेगा। सेवा में ही लिखना होगा, उसको कुछ और लिख नहीं सकते आप। ये कुछ ऐसी चीजें, इसको राजकीय भाषा कहते हैं। जो राजभाषा हमारी है वो जो जाके एक बहुत लंबे समय के बाद, वाद विवाद के बाद ये कहा गया कि भाई राजभाषा कौन सी हो, तब बात आई कि राजभाषा जो भारत में ज्यादा क्षेत्र में बोली जा रही हो वो राजभाषा हो। तो पाया गया कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा वो हिंदी थी। हमारे हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में भी पहले यही बोली जाती थी, गुरुमुखी बाद में आई है, संस्कृत से निकली हुई है, देवनागरी हमारी लिपि है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी के भी क्षेत्र में बोली जाती है। इधर आपका हिमाचल में चले जाओ, वहां भी यही होती थी। तो पता चला कि देवनागरी हिंदी को राजभाषा लिया जा सकता है। राजभाषा का दर्जा जो मिला था हमें, उस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ना कि राष्ट्रभाषा के लिए। राष्ट्रभाषा के लिए मैं आपकी जानकारी हेतु बताना चाहूंगा श्रीमान कि राजभाषा के लिए आज 2024 आज की तारीख तक लड़ाई लड़ी जा रही है। जो ये राजभाषा के सप्ताह होते हैं, दिवस होते हैं, पखवाड़ा, आप जानते हैं पखवाड़ा क्या होता है? जी हाँ, एक महीने को नहीं, मैं आपको वही बताना चाहूंगा। अगर 1 महीने की बात होती तो उसे 1 माह बोल देते, माह तो चलता ही है। जो हमारा 1 दिन का कार्य होता है हिंदी में करने का, वो होता है हमारा दिवस। हाँ, जो 1 सप्ताह तक हिंदी में कार्य करने का हमारे ऊपर जो बीड़ा रखती है सरकार, सरकारी कामकाज में, होता है सप्ताह। और जो पखवाड़ा होता है वो 15 दिन का होता है, आधा माह, अर्ध मास, उसे पखवाड़ा बोलते हैं। जी जी जी, इसी तरह जो एक माह होता है उसे हिंदी माह बोला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदी की राष्ट्रभाषा के बारे में आज भी भारत सरकार अपने पूर्ण प्रयास कर रही है। और सिर्फ 4 राज्यों की वजह से, जो हमारे दक्षिण राज्य हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये जो 4 राज्य हैं, ये आज भी उस बात पे अड़े हुए हैं कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी नहीं जा सकती। हम अपनी राजभाषा रखेंगे, अपनी क्या कहते हैं, अपनी बोली, जो उनकी बोली है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, वो राजकीय भाषा रहेगी। लेकिन उसके साथ में जो सहायक भाषा है उसके लिए सरकार लड़ाई लड़ रही है कि आप अपनी राजभाषा वही रखिए, लेकिन जो राष्ट्रभाषा है वो भारत की एक होनी चाहिए, जिसको आज के रूप में सहभाषा भाषा के रूप में अगर आप पत्र लिखेंगे तो उसका दूसरा रूप, अब मुझे तो कन्नड़ आती नहीं और कन्नड़ वाले को हिंदी आती नहीं, तो उसके लिए जो परिपेक्ष रखा गया वो ये रखा गया कि आप राजकाज का काम, राजकीय काम अपनी भाषा में कीजिए, लेकिन उसका सेम पत्र सहायक भाषा के रूप में निकालिए, जो कि आज के समय में इंग्लिश है। आपका जो सरकारी पत्र होगा वो एक इंग्लिश में आएगा, एक राजभाषा में आएगा। जो हमारा क्षेत्र है, हिंदी क्षेत्र है, उसमें हिंदी में भी आता है और एक जो उसकी प्रति इंग्लिश में निकालनी पड़ती है। ये हमारे ऊपर मैंडेटरी है, उसके बगैर काम नहीं चलता। तो जो हमारे जो सरकार काम कर रही है, जो देशभक्त काम कर रहे हैं, इस बारे में जो भी यूनिट काम कर रही है हिंदी भाषा के रूप में, वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो यही काम कर रही है कि जो सहायक भाषा है वो कृपया हिंदी हो जाए भारत की। यानी कि जो बेजुबान राष्ट्र है, जो मैंने लिखा है वो हिंदी, बेजुबान राष्ट्र उसको जबान दे दी जाए हिंदी, ना कि दूसरे की वो कहते हैं इस माइक से काम चले। अपनी बात मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। जी हाँ, कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं। कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं, तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था। उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था। क्या बात, मुझे तो एक आपकी तरफ से तहजीब हाफी का मुझे इस बात पे शेर याद आ गया कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। बेजुबान की बात आई तो मुझे याद आ गया कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तुझको इतनी आवाजें दी हैं कि मेरा गला बैठ गया। धन्यवाद पवन जी, आज बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने समय दिया
नहीं, हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि भाई एक जर्रे को आपने कैमरे के सामने लाके हमारा, मैं न्यूज़ 7G का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इस दिए को उठा के आपने सही जगह रखा है, तो शायद इसकी चमक ज़्यादा जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया जी, मेहरबान।